हेलो, गुड आफ्टरनून। आज सॉलिड स्टेट की वही न्यूमेरिकल सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और कुछ नए कंसेप्ट भी देखेंगे, जैसे डेंसिटी हो गया, ठीक है, यूनिट सेल की डेंसिटी, पैकिंग एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आज देखी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आप पे, इन आ कंपाउंड, एक कंपाउंड है ए बी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ voids present in 0.5 मोल ऑफ इट। ये हम पे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम पे एक कंपाउंड है ए बी, तो उस ए बी कंपाउंड के 0.5 मोल में जितनी वॉइड्स होंगी हमें वो निकालनी है, ठीक है। एक कंपाउंड ए बी है, तो उसके 0.5 मोल में जितनी वॉइड्स होंगी वो हमें निकालनी है। देखिए इसे करेंगे कैसे, आप ये देखिए, सिंपल सी बात, अगर इसका कंपाउंड ए बी का 1 मोल होता, 1 मोल ऑफ ए बी, अगर ए बी का 1 मोल होता तो उस 1 मोल में मैं एक काम करता हूँ, मुझे तो नहीं पता, पर मैं ए को कटायन मान लेता हूँ। आप उल्टा भी कर सकते हैं, ए को अनायन भी मान सकते हैं और बी को अनायन मान लेता हूँ, ठीक है। ए को कटायन और बी को अनायन। भाई अगर इसका 1 मोल होगा तो ए प्लस कटायन कितने होंगे 1 मोल में, और बी माइनस अनायन कितने होंगे 1 मोल में। तो अब ज़रा ऐसे समझो, अगर ये 2 ग्राम होता ए बी, तो इसमें क्या होता, 2 ग्राम ए बी होता और 2 ग्राम बी भी होता, एक एक नहीं होता, एक एक मिलके नहीं होता यहाँ पे केमिस्ट्री में। अगर ये 2 मोल है ए बी का, तो इसमें क्या होगा, 2 मोल होंगे ए प्लस के और 2 मोल होंगे बी माइनस के, 2 ही होंगे हर समय, उल्टा नहीं होगा। जब तक इनकी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो जितना दे रखा उतना ही होगा, ठीक है। इससे उल्टा क्या हो सकता है, जैसे अगर मैंने AB2 लिखा, अगर मान लो मुझ पे इसका 1 मोल है, ठीक है, तो AB2 के 1 मोल में 1 मोल होगा किसका, A प्लस का, और ध्यान से देखो इसके नीचे कितना है, 2 है, तो 2 मोल हो जाएंगे किसके, B माइनस के। क्लियर इतनी बात, जैसा होता है वैसे लिखना होता है। अगर पूरे AB2 का 1 मोल है तो A के यहाँ पे 1 मोल होंगे, पर B के यहाँ पे 2 मोल होंगे। ऐसे आगे बढ़े, अगर AB3 होता तो आप ये बता सकते हैं, अगर यहाँ पे AB3 होता तो आप ये बोल सकते हैं कि A जो आपका प्लस है उसके तो 1 मोल होंगे, पर जो आपका B माइनस है उसके देखिए 3 है नीचे, तो 3 मोल होंगे, जबकि ये पूरा कितना होगा, 1 मोल होगा। जब 1 मोल होगा AB3 तो 1 मोल होगा किसका, A प्लस कटायन का, और 3 मोल होंगे किसके, B माइनस कटायन के, जब नीचे 3 हो या नीचे 2 हो, ठीक है। पर यहाँ पे तो 1 है, तो हम ये लिखेंगे 1 मोल AB में A प्लस के कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे, और B माइनस के कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। क्लियर, 1 मोल आ गए इनके। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, वही बात जैसे पहले करे थे, जितना अनायन होता है तो अनायन को हम लोग क्या लेते हैं, X, ठीक है। तो लेट दी नंबर ऑफ अनायंस इन 1 मोल, अनायंस आपको पता है कौन है, B माइनस, ठीक है। X लेते थे ना बच्चों, पर आज आप एक बात समझो, मोल कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है वो उसके कितने के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसे हम N0 से डिनोट करते हैं। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ये होता है। क्लियर है इतना। तो मैं अभी तो इसे 6.023 ना लेके 6 ही लूँगा, ठीक है। तो आप हमेशा मूल कंसेप्ट में याद रखना, किसी भी चीज़ का चाहे कुछ भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसका 1 मोल कितने एटम मॉलिक्यूल आयन कंटेन करेगा, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर करेगा, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। ऐसे ही हम पे हमें पता चल गया अनायन कितने हैं, 1 मोल है, ठीक है। तो हुए कितने, 1 मोल अनाइंस हुए कितने, हुए इतने भाई, 6 इंटू 10⁻23 अनाइंस हुए, ठीक है। बी माइनस आयन्स हुए, ठीक है। हम ऐसे लिख देंगे 1 मोल में इतने आयन्स होंगे। अब आपको पता है जितने अनायन होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होती है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जितने अनायन होंगे तो उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी,
भाई उतने ही जितने आयंस होंगे, और आयंस हम पे कितने हैं, 1 मोल में देखने, 1 मोल में आयंस कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और जितने आयंस उतनी ही आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आपकी कितनी हो जाएगी, 6 × 10⁻23 हो जाएंगी, इतनी आप पे वॉइड्स हो जाएंगी। और आपको पता है टेट्राहेड्रल जो वॉइड होती है वो हमेशा दुगना होती है, किसके, ऑक्टा के, बताया था ना, या उल्टा है, टेट्रावॉइड जो होती है हमेशा दुगनी होती है किसके, ऑक्टावॉइड के, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 12 × 10⁻23 आ जाएगा। ऑक्टावॉइड कितनी है, 6 × 10⁻23, उसका दुगना करेंगे तो टेट्रा आ जाएगी, तो 12 × 10⁻23। तो कुल मिला के टोटल वॉइड कितनी आ गई बच्चों आप लोगों पे, टोटल वॉइड 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में बात कर रहा हूँ, 1 मोल में टोटल वॉइड कितनी आ गई, 12 × 10⁻23 ये आ गई, है ना, प्लस 6 × 10⁻23। ये कुल मिला के टेट्रावॉइड है, ये कुल मिला के ऑक्टावॉइड है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वॉइड आ जाएगी। देखो पावर सेम है, तो पावर जैसे कॉमन ले लिया आप लोगों ने, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, 12 + 6 कितना, 18, 18 × 10⁻23 वॉइड्स आ गई आप पे टोटल कितने, 1 मोल में। पर बच्चों आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 0.5 मोल में कितनी होगी, ठीक है, तो हम वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे, हमें पता चल गया 1 मोल में कितनी है, 18 × 10⁻23, तो 0.5 मोल में कितनी होगी, लेटस से x होगी बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x × 1 विल बी इक्वल टू 18 × 10⁻23 × 0.5, ठीक है। तो बच्चे आपका कितना आया, 18 × 10⁻23, 0.5 मतलब आपको ही पता है 5/10 मतलब 1/2, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू आप पे आई 9 × 10⁻23, ये आप पे वॉइड्स आ जाएंगी। कुल मिला के इतनी वॉइड होगी 9 × 10⁻23। इसको करने के और भी तरीके हैं, तरीका तो कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, जैसे आपको पता चल गया 1 मोल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतनी है, ठीक है, अगर 1 मोल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतनी है तो 0.5 मोल में कितनी होगी भाई, इसका आधा होगी। अगर 1 मोल में ओ वॉइड इतनी है तो 0.5 मोल में इसका आधा होगी, आधा मतलब यहाँ 3 आ जाएगा 6 की जगह। ऐसे टेट्रा वॉइड कितनी होगी, अगर 1 मोल में 12 हैं तो आधे मोल में 0.5 मोल में कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ से 6 आया, यहाँ से 3 आया, 6 + 3 कितना, 9। तो आप ये ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप इसे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और सेम क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन अच्छा बने। तो ए बी की जगह अब लेंगे AB2 और 0.5 मोल की जगह आप लोगे 2 मोल, ठीक है, ये क्वेश्चन है आप पे। अब वही वाले मेथड से करते हैं दूसरे वाले, या आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो 1 मोल लेके चलो फिर यूनिटरी मेथड लगा लो, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है अब AB2 कंपाउंड है, उसके 2 मोल में कितनी वॉइड्स होंगी। वॉइड्स 2 तरह के होते हैं, टेट्रा और ऑक्टा, दोनों को जोड़ के बताएंगे। तो 1 मोल अगर हम AB2 का लें तो इसमें 1 मोल तो होगा A का, है ना, A+ का 1 मोल होगा, और क्योंकि B 2 है तो B- के कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, ठीक है। ये आप याद रखना, AB3 होता तो A के तो 1 होते, B के 3 मोल हो जाते, ठीक है। और अगर A2B होता तो A के 2 हो जाते और B का 1 हो जाता, अगर A2B होता। तो 1 मोल AB2 में हमें ये पता चल गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसा करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमें मतलब तो किससे है, अनायन से या कटायन से, अनायन से, ठीक है। और देखो मैं ये लिख लेता हूँ कि यहाँ पे A+ है और B- है, ये ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो हमने तो ये दिए थे कि किसको कटायन अनायन लेना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में जब आपकी स्टोइकियोमेट्री सेम ना हो, 1 2 हो और 1 1 हो, तो आपको हमेशा दिया रहेगा कि कौन कटायन है कौन अनायन है। तो इस बार तो मुझे पता चल गया कौन अनायन है, B है, तो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मान लिया ये, पर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, तो हमें पता चल गया अनायंस या B- कितने हैं, 2 मोल हैं, 2 मोल हैं। और 2 मोल में कितने अनायंस होंगे, हमें ये पता चल गया B- के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। और 2 मोल में कितने होंगे, क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है, 2 मोल में कितने होंगे, 2 × एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है तो 2 में 2N0 हुआ, 3 में 3N0 हुआ, 10 में 10N0 हुआ। तो आज 2 है तो 2 में 2N0
तो 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, यह आपका एन नॉट होता है एवोगाड्रो नंबर। तो आप पे यहाँ से आया 12 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर, इतने आप पे आ गया। अब आप ध्यान से देखो एक चीज़ कि जितने अनायंस आएंगे आप पे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हैं, 12 इंटू 10 की पावर 23 हैं। और बेटा टेट्राहेड्रल वाइड हमेशा ऑक्टा का क्या होता है, दुगना होता है। तो 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वाइड लिखेंगे तो आप पे आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 24 इंटू 10 की पावर 23, ये आप पे आ गया। अब ऑक्टा भी आ गया आप पे, टेट्रा भी आ गया, तो टोटल वाइड निकालो आप। टोटल वाइड किस में, बेटा आपको ये नहीं देखना कि बी के 2 मोल हैं, आपको कंपाउंड देखना है। कंपाउंड के कितने मोल हैं, 1 मोल है ना। बी में मत जाना, वो तो अलग बात है कि इसके 1 मोल में उसके 2 हैं, वो अलग बात है। पर आपको क्वेश्चन में ओरिजिनली AB2 दे रखा है, ना कि B-। ठीक है, तो आपको टोटल वाइड इन 1 मोल AB2 में कितने वाइड होंगे, तो आपको पता चल गया ऑक्टा प्लस टेट्रा। ऑक्टा कितने हैं 12, टेट्रा कितने हैं, टेट्रा हैं 24 इंटू 10 की पावर 23। बेटे दोनों को ऐड करेंगे तो 10 की पावर 23 कॉमन आएगा, 24 और 12 आपका 36 हो जाएगा, 24 और 12 आपका 36 हो जाएगा। तो 36 इंटू 10 की पावर 23 आ गया। अब बेटा ये जो वाइड आई ये 1 मोल AB2 में आए, आपको 2 मोल AB2 में निकालना है। तो टोटल वाइड इन 2 मोल AB2, 2 मोल AB2 में कितने आ जाएंगे, तो जब बेटा 1 में 36 है, 1 मोल में 36 हैं, तो 2 में कितने होंगे, 2 इंटू 36, चाहे यूनिटरी मेथड लगाओ चाहे डायरेक्ट करो। ठीक है, 1 में 36, 2 में 2 इंटू 36, 3 में 3 इंटू 36, n में n इंटू 36, 36 2 जा 72 इंटू 10 की पावर 23। अब बहुतों के मन में एक चीज़ आ गई होगी, देखो ये हमारा आंसर आ गया, पर बहुतों के मन में ये चीज़ आई होगी कि 1 मोल जो था AB2, अब ध्यान से देखो उसमें B- के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। ठीक है, B- के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो 2 मोल AB2 में B- के कितने मोल होंगे, देखो 1 में 2 हैं तो 2 में 4 मोल होंगे। ठीक है, कुल मिला के कितने मोल हैं, 4 मोल हैं। ठीक है, तो अगर 4 मोल हो गए B- के, तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी क्योंकि B- के 1 मोल में कितने होंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। किसी के भी 1 मोल में कितने होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23। तो कुल मिला के 4 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में अगर 6 हैं तो 4 में कितने होंगे, 6 4 जा 24, जो कि ये रहा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, करना ऐसे ही है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है निकेल ऑक्साइड हैज़ द फार्मूला। निकेल ऑक्साइड का एक फार्मूला है Ni 0.98 और यहाँ पे O। ओके, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+, ये हम पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा निकेल ऑक्साइड है, ठीक है, जो हमारा निकेल ऑक्साइड है उसका फार्मूला है Ni 0.98O। ठीक है, Ni 0.98O। देखिए निकेल जो होता है कटायन होता है, ऑक्सीजन जो होता है अनायन होता है। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे कमी किसकी है, डेफिशिएंसी, देखो कटायन की है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर 1 है तो निकेल 0.98 है, तो 1 ज़्यादा होता है 0.98 से, इसका मतलब अनायन एबंडेंस में और कटायन की डेफिशिएंसी है। कटायन होता है मेटल, तो ये मेटल डेफिशिएंसी हो गई, मेटल की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी होगी। ऐसे बहुत से कंपाउंड होते हैं, हमने हाइड्रोजन में भी पढ़े थे क्लास 11th में। ठीक है, मेटल की क्या है यहाँ, डेफिशिएंसी है। ओके, तो अब देखेंगे हमें ये क्वेश्चन पूछा कि जो निकेल 0.98O है उसमें निकेल का कितना फ्रैक्शन Ni2+ फॉर्म में होगा और कितना फ्रैक्शन Ni3+ फॉर्म में होगा। क्योंकि निकेल एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो निकेल
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कभी Na2+ में होता है, कभी Na3+ में होता है। एक ही कंपाउंड में उसके दो स्टेट हो सकती हैं। तो बेटा यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है, हम ये मान लेंगे कि देखिए जो आपको Ni 0.98 O और नीचे 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 है, तो ये जो दे रखा है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ऑक्सीजन एक होगा, ऑक्सीजन का एटम एक होगा, O2 नहीं, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का एटम एक होगा तो निकल के कितने होंगे? 0.98 होंगे। ऑक्सीजन का अगर एक है तो निकल के कितने हैं? 0.98। इसे ज़रा घुमाओ और अड़े बड़े लेवल में ले जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर ऑक्सीजन के 10 होंगे, अगर ऑक्सीजन के 10 हो गए तो निकल के कितने होंगे? 9.8 होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का एक तो निकल के 0.98, ऑक्सीजन के 10 तो निकल के 9.8, ऑक्सीजन के 100, ऑक्सीजन के 100 तो निकल के कितने? 98। ठीक है, ऑक्सीजन के 100 तो निकल के 98। तो इससे हमें ये पता चला कि फॉर एवरी 100 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, फॉर एवरी 100 ऑक्सीजन एटम्स देयर आर 98 निकेल एटम्स। ठीक है, हर 100 ऑक्सीजन एटम्स के लिए निकल के कितने? 98 है। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप समझ जाओगे। 10 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा था। ठीक है बेटा, हर 100 ऑक्सीजन एटम के लिए निकेल के 98 एटम्स हैं, और इनमें भी एक खाली बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 98 में से भी कुछ Na2+ फॉर्म में होंगे और कुछ Na3+ फॉर्म में होंगे। ऑक्सीजन की तो एक ही फॉर्म होती है ऐसे कंपाउंड में, O2-, पर निकेल दो फॉर्म में पाया जा सकता है, Na2+ और Na3+। तो हमें पता चल गया 100 ऑक्सीजन एटम में 98 निकेल एटम्स हैं। 100 ऑक्सीजन एटम्स के बराबर 98 निकेल के एटम्स हैं। इन 98 निकेल के एटम्स में से कुछ Na2+ फॉर्म में होंगे और कुछ Na3+ फॉर्म में होंगे। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मानो। तो मैं मान लेता हूँ Na2+ X हैं। Na2+ कितने हैं? X हैं। टोटल कितना है बेटा? 98 है, 100 नहीं है। ठीक है, 98 निकेल एटम में से Na2+ फॉर्म में कितने हैं? X हैं। तो बचे कितने? 98 - X, और वो 98 - X कितना हो जाएगा? Na3+ हो जाएगा। बेटा इन दोनों को ऐड करोगे 98 ही आएगा, 98। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, उससे ही आएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेटा चार्ज की वैल्यू मैटर करती है, साइन मैटर नहीं करते, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। तो इसमें क्या होगा? टोटल पॉसिबल चार्ज ऑन निकेल इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। देखो आपको यहाँ कहीं चार्ज दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब निकेल और ऑक्सीजन के चार्जेस आपस में क्या हो रहे होंगे? बैलेंस हो रहे होंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से चार्ज ऑन निकेल इज इक्वल टू चार्ज ऑन ऑक्सीजन। चार्ज ऑन निकेल इज इक्वल टू चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब बच्चों साइन मत लगाना। ये देखो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 100 हैं, और हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? 2 यूनिट होता है। यहाँ साइन मत लगाना, +2 - 2। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 100 हैं, और हर एक ऑक्सीजन एटम में कितनी वैलेंसी होती है? 2 होती है। प्लस माइनस मत देखो। अब देखिए निकेल 2 हैं, तो Na2+ वाले कितने हैं? X हैं, X हैं। Na2+ वाले कितने हैं? X हैं। और इन Na2+ में कितना यूनिट चार्ज होगा? 2 होगा। यहाँ देखो 2 है, प्लस माइनस मत देखो यहाँ। ठीक है, निकेल 2+ वाले कितने हैं? X है। जैसे ऑक्सीजन कितने थे? 100 थे, ऐसे निकेल 2+ वाले कितने हैं? X है। ऑक्सीजन पे चार्ज 2 यूनिट था, निकेल पे भी चार्ज 2 यूनिट है, तो कुल मिला के 2X हो गया। प्लस लेंगे, निकेल 3+ वाले कितने हैं? 98 - X हैं, और इन पे चार्ज कितना है? 3 यूनिट है बच्चों। प्लस माइनस ना देखो यहाँ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2X 98 × 3, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 28 29, 294 आ जाएगा। ठीक है, -3X यहाँ पे 200। अब बच्चों एक काम करते हैं, 2X - 3X तो -X हुआ। अब यहाँ बचा 200 - 294, प्लस उधर जाके माइनस हो गया, तो -X की वैल्यू कितनी आ गई? -94। माइनस से माइनस कैंसिल, तो X की वैल्यू 94 आ गई। बेटा ये एटम्स आए, कौन से वाले?
x आपका क्या है, निकल 2+, तो आपको पता चल गया निकल 2+ मतलब x असली में कितना है, 94 है। तो ये कितना होगा बच्चे, 98 माइनस एक्स, 98 माइनस 94, तो कुल मिला के कितना 4, ठीक है। तो ये जो Ni.980 है इसमें Ni2+ वाले 94 होंगे और Ni3+ वाले 4 होंगे। पर बेटा हमें फ्रैक्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन यहाँ निकाल लेते हैं, और फ्रैक्शन क्यों, परसेंटेज फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, है ना, वो ज़्यादा आसान होगा। तो परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ निकल 2+ कैसे आएगा बेटा, परसेंटेज कैसे निकलती है, गिवन अपॉन टोटल इंटू 100 और परसेंट, गिवन अपॉन टोटल इंटू 100 और परसेंट। तो गिवन देखें Ni2+ के कितने हैं, 94 हैं, होल या टोटल कितना है, 98 है, ठीक है। गिवन अपॉन टोटल इंटू 100, यहाँ पे परसेंट, बेटे इसे सॉल्व करना है, 96% आ जाएगा। अब अगर Ni3+ निकालना है तो आप या तो ये कर सकते हो, Ni3+ कितने 4 हैं, तो 4/98 इंटू 100, 4/98 इंटू 100 कर लो। ये तो भाई ये देखो कुल मिला के 100% होगा, तो 100 माइनस निकल 2+ की परसेंटेज माइनस कर देंगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मिला के 100 बनाएंगे ना, Ni2+ और Ni3+। तो Ni2+ निकाल दिया, दूसरे में मेहनत ही नहीं करी, तो 100 माइनस Ni2+ है 96, तो 100 माइनस 96 आपका 4% आ गया। तो परसेंटेज में हमने निकाल दिया, फ्रैक्शन में भी हम निकाल सकते थे, दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है, दोनों तरीके से इसे निकाला जा सकता है। ओके, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम एक कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद कुछ ब्रेक के बाद और क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल। तो कंसेप्ट क्या है, ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। हमें ये देखना है कि जो हमारा यूनिट सेल है, आपको भी पता है यूनिट सेल की शेप कैसी है, क्यूबिक है, क्यूब है, ठीक है, ऐसा है ना यूनिट सेल, ऐसा क्यूब के जैसा है, ऐसा। ये जो यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ हम a मान लेंगे, क्यूबिक है ना, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल जिसकी एज लेंथ a क्या है, एज लेंथ, एज या साइड की लेंथ है, एज लेंथ, और क्यूब की सारी एज लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो इस a एज लेंथ और जो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल इसमें ठहरेंगे, इसके स्पेस में रहेंगे, मतलब यहाँ पे हम उन्हें पर्टिकुलर एक स्पेशल अरेंजमेंट देंगे, उनकी रेडियस और इस एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगी। जैसे देखो एक एटम तो यहाँ आ सकता है ऐसे, ये उसकी रेडियस हो जाएगी, एक एटम यहाँ आ सकता है तो ये चीज़ उसकी रेडियस हो जाएगी, एक एटम फेस में आ सकता है तो ये उसकी रेडियस हो जाएगी। तो हमें ये जो r है ये रेडियस है किसकी, एटम की, और जो हमारी एज लेंथ है इनके बीच में रिलेशन निकालनी है, ठीक है। एज लेंथ और किसके बीच में, रेडियस ऑफ एन एटम के बीच में हमें रिलेशन निकालनी है, ठीक है। एज लेंथ का काम क्या है, या एज, ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसका काम क्या है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये क्रिस्टल लैटिस में एटम्स को रहने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है 3D अरेंजमेंट में, वो चीज़ें हैं बेटा। एक और हमें चीज़ देखनी पड़ेगी, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी हमें देखना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स। जैसे हम यहाँ पे देखें छोटा सा, एक बार ऐसी रफ में, जैसे मैं ले रहा हूँ कौन सा, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं बेटा। तो एक ऐसे बना लिया मैंने और एक ऐसे बना लिया, ठीक है, कॉर्नर्स में होंगे, ठीक है। ये जो सेंटर होगा ये बिल्कुल यहाँ होगा, है ना, तो चाहे इसे आप बड़ा बना लो ऐसा, ठीक है, यहाँ होगा। अब होगा क्या, जैसे ये एटम्स यहाँ सिचुएटेड हो रखे, तो देखिए इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। सेंटर से देखेंगे डिस्टेंस, यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इतना तो r होगा रेडियस,
चाहे फिगर सही नहीं बना पर ये भी क्या होगा, आर होगा। तो आर और आर हो गया डिस्टेंस, मतलब जो डी है इस सिंपल क्यूबिक में देखिए कितना आ गया, आर प्लस आर कितना, 2r। तो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको क्या करना है। हर टाइप में, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, सब में हमने 2r को d लेना है, पर उससे पहले रिलेशन बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं इन तीनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। चलिए, तो हमारा हेडिंग जो आएगा वो आएगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ आपकी कितनी है, a है। किसकी एज लेंथ, एटम की है यूनिट सेल की, यूनिट सेल की। तो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। एटम ही ले रहे हैं बच्चों, आयंस नहीं लेते हैं, एक ही बात पड़ेगी, एटम, जिसे हम आर बोलते हैं। तो हमें एज लेंथ ए और एटम के रेडियस के बीच में रिलेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो हम एक काम करेंगे, पहले लेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए एक हम सिंपल क्यूबिक बना लेते हैं। यहाँ पे ये बना लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक हो गया। और आपको भी पता है एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स में होंगे, आठों के आठों कॉर्नर्स में होंगे, ठीक है। तो आपको भी याद है हर कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। कॉर्नर्स में सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर आ सकता है, बाकी नेबर्स ऑक्यूपाई करेंगे 7/8 पार्ट। तो कुल मिला के आपको भी पता है यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आती है, 8 × 1/8 आती है। मैं दोबारा रिकॉल करा दूँ, यहाँ पे जेड की वैल्यू कैसे आती है, सिंपल क्यूबिक में 8 होते हैं कॉर्नर्स में, 8 × कितना 1/8, कितना आया, 1 आया। सिंपल क्यूबिक मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स में हैं एटम्स, और कौन से कॉर्नर्स में, सारे कॉर्नर्स में, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 एटम ऐसे दिखा लेते हैं क्योंकि कॉर्नर्स में आने उन्होंने। ये हमने 2 एटम्स दिखा लिया, आप स्पेरिकल दिखाना अच्छे से, ठीक है। ये हमने 2 एटम्स दिखा दिए, ठीक है, ये है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप ध्यान से देखिए, इतना तो r कहलाएगा क्योंकि देखिए रेडियस है, और इतना भी आपका क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। ये भी r और ये भी r, दोनों r हैं। पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, ये और ये एक ही चीज़ हैं, तो इस पूरी चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं a भी तो बोल सकता हूँ, एज लेंथ। एज की क्या है, ये लेंथ है, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, देखने के 2 पहलू हैं। अगर आप एटम्स के टर्म में बोलो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मतलब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r + r कितनी, 2r = और अगर आप यूनिट सेल के एज लेंथ के टर्म्स में बोलो तो यहाँ से लेकर यहाँ या यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, a है। तो आपको रिलेशन पता चल गई कितनी है, 2r = a। ऐसी याद करना, बुक में कैसी दे रखी है याद मत करना, न्यूमेरिकल इससे ही बनेंगे। तो 2r कितने के बराबर, a के बराबर, ठीक है। अब बच्चों मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, d क्या होता है, d होता है डिस्टेंस बिटवीन क्या, नेबरिंग एटम्स। जैसे ये 2 नेबर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, नेबरिंग एटम्स के बीच का डिस्टेंस। तो नेबरिंग एटम्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ बच्चे कितना है, r + r, 2r है। तो d यहाँ खुद कितना है, 2r है। अब जो भी आपका ये फॉर्मूला है ना बच्चे, इसमें आप 2r की जगह d डालो, 2r की जगह कितना डालो, d डालो। तो एक तो पहला फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा 2r की जगह अगर आप d डालोगे तो d कितने के बराबर, a के बराबर। तो d = a आ गया। मतलब यहाँ पे यूनिट सेल्स के बीच का, नेबरिंग एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, नेबरिंग यूनिट एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो a ही है, एज लेंथ ही है। तो आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं, 2r = a और d = a। r क्या है, रेडियस ऑफ एन एटम, a क्या है, एज लेंथ है, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स है। हम सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहे थे जिसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो 8 कोनों में होते हैं, कॉर्नर्स में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्यूबिक के बाद
अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। इसके बाद हाँ, तो हम बात कर रहे थे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। तो दूसरा है फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जरा यहाँ पे इसका रफ में जेड निकाल लेते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, देखो कॉर्नर से तो कोई नहीं छीन सकता, तो 8 कॉर्नर्स और कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। और बॉडी सेंटर मतलब एक एटम पूरा का पूरा किस में होगा, बॉडी में भी होगा। बॉडी में 1 कंट्रीब्यूशन होता है, तो 1 + 1 कुल मिला के कितना आया आपके 2 आया, ठीक है। अब हम रिलेशन बनाते हैं इन दोनों के बीच में। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाना तो वही पड़ेगा, यूनिट सेल। तो एक हमने यहाँ पे क्या बनाया, यूनिट सेल बनाया। ये हमने एक क्या बना दिया, यूनिट सेल बना दिया। इसको इससे ज्वाइन करा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका BCC हो गया, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, 8 कोनों में होता है और एक बॉडी में होता है, ठीक है। तो ज़रा हम बनाएंगे इनको देख के। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा बॉडी डायगोनल निकालो। बॉडी डायगोनल क्या होता है, जैसे कोई जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ एक रूम है, रूम में होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। रूम में क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और मेंसुरेशन में क्लास 10 पे हमने पढ़ाई था बॉडी डायगोनल कुछ और नहीं होता। यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यही होता है हम पे, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ऐसे अगर मैं किसी क्यूब के लिए बोलूँ, ये तो क्यूबाइड के लिए हो गया, तो क्यूब के लिए लेंथ भी a², ब्रेथ भी a² और हाइट भी कितनी होती है, a² होती है। तो a² + a² + a² हुआ 3a²। a² से रूट कैंसिल हुआ, a बाहर आया और अंदर बचा √3, जिसको हम लिख सकते हैं √3a। तो अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमें बॉडी डायगोनल पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है, √3a होता है। अब आप उसे बना सकते हैं, बनाएंगे कैसे, देखिए एक तो एटम यहाँ दिखा दीजिए, एक ऐसा दिखा दीजिए और एक ऐसा दिखा दीजिए, ये हो गया, ठीक है। ऐसे आपने एटम्स दिखा दिए, ठीक है। मैं चाहता तो थोड़ा इसे ऐसा बना दूं कि यहाँ तक तो आधे आधे रेडियस आएँ, जैसे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और यहाँ एक पूरा आ जाए ऐसा। ये हमारा बॉडी का डायगोनल है। हालांकि आपको ये वाइट बोर्ड में या वाइट शीट में आपको ठीक से नहीं दिखेगा, पर आप ध्यान से देखेंगे रूम में तो एक कोने से अपोजिट कोने तक, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक जो लाइन गुजर रही है उसे हम बॉडी डायगोनल कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। और बॉडी डायगोनल आपने पता ही है आपको कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे BCC में एटम्स कैसे अरेंज है। तो देखिए एक तो पूरा बॉडी में होगा, तो ये एटम कौन सा वाला है, बॉडी वाला है। ये क्या है हम पे, एक कॉर्नर है, और ये भी क्या है हम पे, एक कॉर्नर है। तो आपको पता है BCC में क्या होता है, एक एटम कहाँ होता है, बॉडी में होता है, और बाकी 8 एटम कॉर्नर्स में होते हैं। तो हमें 8 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक ही बॉडी डायगोनल निकालनी है, बहुत सारी नहीं निकालनी। तो बच्चे आप ये देखो, ये पूरा कितना होगा, ये जो पूरी चीज़ है ये कितनी होगी, जरा मैं इसे बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये पूरी चीज़ कितनी होगी, तो बच्चे इसका आधा तो R होगा, और भी आधा कितना होगा, R होगा। तो ये पूरा डायमीटर है, और डायमीटर कितने के बराबर होता है, 2R के बराबर होता है, ठीक है, 2R के बराबर होता है। तो बीच वाला जो बॉडी है उसका पूरा कितना आया, 2R आया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे ये देखते हैं ये पोर्शन कितना है। तो इसमें भी आपकी कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए, इतना पोर्शन आपका R है, ठीक है, आधा है ना। और बच्चे ऐसी ये इतना सा, ये भी कितना है, R है। तो इतना पोर्शन भी आपका कितना है, R है। तो आपको कुल मिला के ये पता चला कि बीच वाला तो पूरा डायमीटर है 2R, और बाकी जो कॉर्नर्स में है उनका कितना कितना है, R है, ठीक है।
तो बच्चे एक बॉडी डायगोनल तो ऐसे निकाल सकते हैं, बॉडी डायगोनल की दो डेफिनेशन आ गई। जैसे पिछली बार सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ की दो डेफिनेशन आई थी, एक ए के टर्म्स में तो एज लेंथ ए ही था और रेडियस के टर्म में कितना था 2r। ऐसे ही यहाँ पे बॉडी डायगोनल एज लेंथ के टर्म में कितना आया √3a, ये फॉर्मूला है 10th में, और रेडियस के टर्म में कितना आया 4r आएगा बच्चों। ये कुल मिला के कितना बना r + 2r + r, r + r 2r, 2r + 2r कितना 4r। तो बॉडी डायगोनल के दो फार्मूले आए, बॉडी जो आपका डायगोनल है उसके दो फार्मूले आए बच्चे। एक इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ आया जो कि कितना आया √3a आया यहाँ से, और एक आया इन टर्म्स ऑफ रेडियाई या रेडियस जो कि कितना है 4r है। या ध्यान में ये रखना कि बॉडी डायगोनल में जो बॉडी वाला एटम है वो तो पूरा डायमीटर दे रहा है 2r, और जो एजेस वाले कॉर्नर्स वाले हैं जो वो आधे आधे डायमीटर दे रहे हैं, मतलब रेडियस दे रहे हैं। तो r कॉर्नर कुल मिला के 2r और बॉडी का भी 2r, तो 2r 4r। एक डायगोनल ऐसे निकाला और एक डायगोनल मेंसुरेशन से निकाला √3a। तो आपकी यही रिलेशन आ गई जो आपकी एज लेंथ को रेडियस से जोड़ रही है। क्या है ये रिलेशन √3a = 4r। तो ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया, पहले दो पहले लिख लिए थे। अब बच्चों आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे नेबरिंग एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, नेबरिंग एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला ही था कि आप हमेशा पिछली बार भी d को कितना लिख लिया करो 2r, d को कितना लिख लिया करो 2r। और ऐसे अगर हम लिखेंगे तो देखिए √3a बराबर कितना, इसको खोला 4r को तो ये आया 2 × 2r, और 2r आपका कितना है d है, तो √3a बाहर रूट के बराबर आया 2d के, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स हो गया आपका चौथा फार्मूला, √3a = 2d। क्लियर, 2d आ गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया, BCC हो गया आप में। अब लास्ट देखते हैं फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर का आपके कोर्स में नहीं है, ना कंपटीशन में ना वैसे कोई पढ़ा रहा है, तो टाइम वेस्ट है। कम पढ़ो पर डीप में पढ़ो, ठीक है। ये फिलॉसफी रही है और एजुकेशन सिस्टम को भी ऐसे होना चाहिए। चलिए बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड में क्या है बच्चों, तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा बच्चों फेस में z निकालते हैं, तो आपको पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर्स में तो होते ही हैं 8, है ना, 8 कॉर्नर्स में होते ही हैं 1/8, और 6 फेसेस में भी होते हैं। तो फेसेस के साथ यहाँ कॉर्नर्स में भी हैं 6 फेसेस, हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ, 6 × 1/2 मतलब कितना 3, और कॉर्नर्स में 8 हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 मतलब 8 × 1/8 कितना 1। तो z आपका कॉर्नर से आया 8 कोने और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, और 6 फेसेस और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो 3 + 1 आपका z की वैल्यू कितनी आई 4 आई, ठीक है। इसके बाद हम फेस सेंटर्ड की बात करेंगे। तो बच्चों जैसे ये है, ये वाइट बोर्ड देख रहे हो, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, रेक्टेंगल है। मैं आपसे बोलूँ इसका फेस डायगोनल निकालो, क्योंकि यहाँ बॉडी तो है ही नहीं, फेस डायगोनल निकालो। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है, तो जो आप फेस डायगोनल निकालोगे, फेस डायगोनल, वो आप ये बोलोगे कि भाई अगर ये रेक्टेंगल है तो √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, पहले से ही तो आया, h हटा दिया। और अगर ये क्यूब होता तो भाई लेंथ भी a और ब्रेथ भी a, तो a² + a² आपका आ जाता 2a²। √2 बाहर, a² से रूट कैंसिल, तो √2a आ जाता आपका। तो अगर आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए a या एज लेंथ के टर्म्स में फेस डायगोनल निकालना चाह रहे हैं तो वो √2a आएगा। अब एटम्स के टर्म में देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मैंने अपना यूनिट सेल बनाया, ये मेरा एक यूनिट सेल हो गया, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूँ और ये मेरा एक फेस है, ठीक है, ये मेरा क्या है फेस है। अब देखिए वही बात, एक तो यहाँ
एक यहाँ और एक बीच में, ठीक है। थोड़ा नीट बनाते हैं, ये ऐसे, ये ठीक है बच्चों। ये जो पोर्शन है आपको भी पता है ये रेडियस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये r है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है, r है, और ये पूरा डायमीटर है, तो कुल मिला के ये कितना हुआ, 2r हुआ। जैसे पहले था आज भी वैसे ही है बच्चों, ठीक है। एटम्स के अरेंजमेंट है ये, है ना। मेंसुरेशन के हिसाब से तो सही आया। देखो एटम्स के अरेंजमेंट देखो, ये हमारा एक फेस हो गया, सामने वाला फेस है जैसे लूडो का होता है, तो इसमें कॉर्नर्स वाले तो हमेशा आर देते हैं जैसे पीछे दे रहे थे, और जो पूरा बीच में होगा वो कितना देगा, 2r देगा। ज़रा समझो भी, जैसे फेस है आपको पता है फेस में आधा आप आता है, आधा, तो भाई जो आधा आएगा वो भी तो सेमी सर्किल ही होगा ना। जो आधा आएगा फेस के ऊपर या फेस के नीचे वो सेमी सर्किल होगा, और सेमी सर्किल में भी तो डायमीटर होती है ना, तो यहाँ पे भी पूरी डायमीटर आई। आपको भी पता है फेस में आधा पोर्शन आता है, पर वो आधा पोर्शन भी सेमी सर्किल है या सेमी स्पेयर है या हेमी स्पेयर है, और उसकी भी डायमीटर होती है, तो वो 2r हो गया। तो इतना आपका 2r, इतना आपका r, इतना आपका r, कुल मिला के 2r प्लस r आपका आया 4r। तो यहाँ पे जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल, उस फेस डायगोनल के दो तरीके से हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं। एक है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ जो कि है √2a, और एक है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ एटम जो है 4r। तो यहीं से आपकी एक रिलेशन आ गई जिसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो पांचवी आपकी रिलेशन आई √2a = 4r। ये FCC के लिए आई बेटा, फेस सेंटेड क्यूबिक के लिए। और आपको भी पता है हमें d निकालने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स के लिए, यहाँ से 2 × 2r लेना पड़ता है। इस 4r को 2 × 2r लिखना पड़ता है, और जो 2r है आपका वो आपका d है। तो √2a आपका कितना आया, 2d आया, ये है। या आप एक काम कर सकते हैं, √2 से ये भी काट सकते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आई, √2d आई, या d = a/√2। तो ये आपका छठा फॉर्मूला हो गया, a = √2d, ठीक है। ये चीज़ें वेरी गुड, ऐसे करना था इसे, देख लो। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पहले भी पढ़ा था और अब भी पढ़ लेंगे। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको ये याद रखना है, जैसे आप लोग देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ध्यान से समझना। हेडिंग का नाम तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, पर असली में ये चीज़ है क्या। लेट अस से ये मेरे पास एक A एटम है, इधर B है, इधर B है। मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर A का 2 है, ठीक है। एक और बार ये A है, इधर C है, इधर C है, इधर C है, और इधर भी आपका C है। मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर A का 4 हो गया। फिर मैंने क्या बोला आपको, फिर मैंने ऐसा बोला आपको, यहाँ पे ये छोटा सा आपका अल्फ़ा है, ठीक है, ये बीटा
ये बीटा, ये बीटा। मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अल्फ़ा 3 है, तो आपको ट्रेंड पता चल गया अब कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ है कि किसी एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन को कितने अपोजिट एटम, मॉलिक्यूल या आयन ऑक्यूपाई या कवर या शील्ड कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जैसे ए को 2 अपोजिट बी, ए से अपोजिट है ना बी, वो ऑक्यूपाई या कवर कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ए का कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे यहाँ ए को 4 सी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे यहाँ अल्फ़ा को 3 बीटा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ये पता चला, और ये सारा डेटा ड्राइवन होता है, आप कैसे भी फॉर्मूले से निकालो नहीं निकलेगा, बहुत एनोमली, विचित्र बिहेवियर होता है इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस या एटम्स surrounding a certain atoms या आयंस। ठीक है, तो आपको पता चल गया किसी पर्टिकुलर एटम या आयन को जब अपोजिटली चार्ज आयंस या एटम्स सराउंड करेंगे तो उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे A प्लस है तो B माइनस होगा, B माइनस होगा, A माइनस है तो C प्लस होंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। अब इनकी वैल्यू होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए कितनी होती है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए वो 6 होता है। तो मतलब क्या हुआ कि हर एक एटम जो कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में है उसे 6 एटम सराउंड करेंगे, और वो 6 एटम्स नेबरिंग यूनिट सेल के होंगे, अपने नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर एक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक वाली यूनिट सेल में एक एटम है तो उसे 6 सराउंडिंग नेबरिंग एटम्स ऑफ अ नेबरिंग यूनिट सेल्स ऑक्यूपाई करेंगे। BCC के लिए बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 8 होती है। ठीक है, और FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 12 होती है। ठीक है, 6, 8, 12। और आपको ये भी पता है एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्या होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो मैंने आपको कहा ही था कि FCC, HCP, CCP सब एक ही चीज़ है और सबका कितना है, 12 है। तो 6, 8, 12 याद रखना। देखो सबसे पहले जुबान में सिंपल क्यूबिक ही आएगा, तो सिंपल क्यूबिक का कितना 6, फिर कौन आएगा BCC, उसका कितना 8, फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसका कितना है 12। मैंने नोट्स भेजे ही हैं, मैंने आपको बोला है वो ज़रा पैकिंग देखो कैसी तरह की है। ठीक है, तैयार करो अपने को। ठीक है, मेरे को उसे सबसे आखिरी में पढ़ाना है। चलिए, इतना हो गया आपका, वेरी गुड। ओके, देन इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, बेटा अब एक चीज़ आएगी पैकिंग एफिशिएंसी, 3-4 मार्क्स में इसकी डेरिवेशन आ जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसे। फ्रैक्शन तब होता है जब 100 से मल्टीप्लाई ना करें, और एफिशिएंसी कब होगा, परसेंटेज होता है एफिशिएंसी। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का सिंबल लगाओ फ्रैक्शन में। ठीक है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, मैं बोलूँ आपको, जैसे कोई यूनिट सेल है। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाया मैंने। ठीक है, ये अब मैंने बोला इस यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम 100% है, होगी ही, कितनी भी हो 100 ही तो होगी। मैंने बोला अभी ये खाली है, पर कुछ समय बाद इसमें कुछ एटम्स आ गए, जैसे इतना पोर्शन आ गया, किसी का पूरा आ गया, किसी का 1/4 ही आ पाया, ऐसे। अब मैंने बोला ये जो एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है, एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है, ये मान लो 50% है, 50 क्यों 47% है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टोटल वॉल्यूम जो कि 100% थी, उनमें से टोटल वॉल्यूम थी ना जो यूनिट सेल की 100%, यूनिट सेल तो एक ढांचा है, स्केलेटन है खाली, तो जो टोटल वॉल्यूम है
100%, उसमें से एटम्स ने कितनी ऑक्यूपाई करी, 47% ऑक्यूपाई करी। यही चीज़ आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में एटम्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। और भाई एटम्स तो अलग अलग तरह के होते हैं, सिंपल क्यूबिक में अलग अलग तरह के, बॉडी सेंटर्ड में अलग तरह के, और फेस सेंटर्ड में अलग तरह की अरेंजमेंट होती है उनकी। तो वहाँ पे वॉल्यूम जो ये ऑक्यूपाई करेंगे परसेंटेज में, उसमें कुछ डिफरेंस होगा, वही हम लोगों को निकालना है, ठीक है बच्चों, वही हम लोगों को निकालना है। अच्छा, अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा बच्चों, अनऑक्यूपाइड स्पेस वो भी हम निकाल लेंगे क्योंकि पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है 2 मार्क्स में। तो अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होता है, टोटल वॉल्यूम माइनस ऑक्यूपाइड स्पेस। अनऑक्यूपाइड क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाल के आपका क्या आ जाएगा, अनऑक्यूपाइड स्पेस आ जाएगा, ठीक है, अनऑक्यूपाइड स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं, देखो पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। चलो निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। बच्चों पहले ही बता देता हूँ, आप याद रखो ये 52% आती है, ठीक है, 52% आती है। निकालेंगे कैसे, आपको पता है पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑफ इफ़ेक्टिव एटम्स। इफ़ेक्टिव एटम्स क्यों बोल रहा हूँ बच्चों में, क्योंकि हमें ये देखना है कुल मिला के एटम्स कितने हैं, ये नहीं कि एक साइड 1/4 है तो सिर्फ 1/4 लिख दिया, फिर प्लस करके 1/8 लिख दिया, फिर प्लस करके हाफ लिख दिया, या प्लस करके 1 लिख दिया, नहीं, हमें टोटल लिखना है एक साथ, ठीक है, टोटल लिखना है एक साथ। तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑफ इफ़ेक्टिव एटम्स। इफ़ेक्टिव इंपॉर्टेंट है, मान लो जैसे भाई FCC में इफ़ेक्टिव एटम्स कुल मिला के Z होते हैं, Z कितना होता है 4। हम ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि 8 × 1/8 कर दिया प्लस 6 × 1/2 कर दिया, ऐसे नहीं, कुल मिला के 4 एटम्स हैं, जो Z की वैल्यू होगी वही लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स मतलब Z अपॉन टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना, एक ही यूनिट सेल होगा, इंटू 100 लगाएंगे, और अगर 100 नहीं लगाया तो पैकिंग फ्रैक्शन है, और अगर 100 के साथ परसेंटेज लगा दी तो ये पैकिंग एफिशिएंसी होगा, ठीक है, ये हम पे फॉर्मूला होता है। अब मान लेते हैं लेट एज लेंथ किसकी, यूनिट सेल की, ठीक है। तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल की एज लेंथ आपकी A है, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ एटम आप पे है R। बच्चों आपको यहाँ पे रिलेशन याद होनी चाहिए A और R की। सिंपल क्यूबिक में रिलेशन क्या होती है कि A जो होता है एज ए लेंथ वो दुगना होता है किसके, 2R के, बाकी में 4R आता है। तो एक बार फेस सेंटर्ड में 4R जो होता है वो फेस डायगोनल के बराबर होता है, और बॉडी सेंटर्ड में 4R जो होता है वो किसके बराबर होता है, बॉडी डायगोनल के। तो ये दो चीज़ें आ गई। अब बच्चे हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकाली वॉल्यूम ऑफ, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पे निकालिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा यूनिट सेल किस शेप का है, यूनिट सेल क्यूब है, और क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, A क्यूब होती है बच्चे। कितनी होती है, A क्यूब होती है, ठीक है, अरे साहब, हाँ A क्यूब होती है, यूनिट सेल की वॉल्यूम A क्यूब होगी, तो यहाँ A क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखा कि Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू यहाँ 1 होती है, पता है ना, सिंपल क्यूबिक में 8 × 1/8 कितना, 1। तो हम यहाँ इफ़ेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम निकालेंगे, इफ़ेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकलेगी बच्चों, याद रखो, Z × वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, Z × वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। एक एटम की वॉल्यूम से हम Z को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई एटम है हमारी स्पेयर की शेप में, एटम हमें स्पेयर होता है, तो Z की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 आई,
ठीक है, जेड की वैल्यू 1 है सिंपल क्यूबिक के लिए, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4, और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये दोनों चीज़ों का आप फर्स्ट में डालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आपने इसे फर्स्ट में डाला तो आप पे आया फ्रॉम फर्स्ट से आपको मिली पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हुई आपकी वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स जो जेड हैं वो आपकी है कितनी, 1 × 4/3 मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। साथ में यहाँ पे 100 और नीचे वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल जो कि क्या है ए क्यूब, और यहाँ पे परसेंट 4/3 पाई आर क्यूब 100% ए क्यूब। अब बेटा 4/3 तो हमें पता है, पाई भी हमें पता है, आर क्यूब और ए क्यूब का कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ से देखो ए कितना है, 2r है, यहाँ पुट करो तो देखिए 4 पाई आर क्यूब इंटू 100 तो हमने लिख दिया, 3 भी कहाँ गया नीचे, ए की जगह 2r लिखा, और 2r का क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है, और बाहर परसेंट चल रही है। ठीक है, 2 का ए की जगह 2r और 2r का करा क्यूब। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये आया 4 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन, देखिए बच्चे 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 × 3 कितना, 24। 2 का क्यूब 8 और 8 × 3 कितना, 24, और साथ में r का क्यूब भी है, r का क्यूब भी है। अब बच्चों इस r के क्यूब से r का क्यूब कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आप पे देखिए कितना आया, 100 × 4 कितना, 400, साथ में नीचे 24, और साथ में यहाँ पे कितना है, पाई है, तो पाई को आप 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो 3.14 लिख दिया। अब मैं पहली बार और आखिरी बार इसे सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आप लोगों पे कैलसी हैं, आप लोग खुद करें। ठीक है, ये तो देखिए कैसे होगा। देखिए आप पे है 400 × 3.14 अपॉन कितना है बच्चे, 24 है। बच्चों जब ये 2 जीरो इधर जाएंगे पॉइंट में तो ये पॉइंट को खा जाएंगे, तो आप पे इफेक्टिवली यहाँ 4 बचेगा, और 3.14 × 100 होगा आपका 314, और यहाँ पे आप पे 24, 4 6 जा 24। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 314 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 5 जा 30, कितना बचा 1, 6 5 जा 30, तो 31 - 30 कितना 1, 1 के साथ कौन है 4, 6 2 जा 12, 12 आ गया, वहाँ था 14, 14 - 12 कितना 2, और 6 कितना 6 3 जा 18, तो 52.3% आता है, जिसको लगभग कितना लिखते हैं 53% लिखते हैं। क्लियर है, इतनी बातें, वेरी गुड। ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। अब मैं एक समअप करके लिख रहा हूँ, 52% लिखना आप लोगों ने, तो समअप करके बस हम ये लिखेंगे कि इन सिंपल क्यूबिक सेल आपकी जो ऑक्युपाइड स्पेस है, ऑक्युपाइड स्पेस मतलब आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, कितना पैक्ड है वो क्लोजली, तो वो आपकी 52% है, 52% है। तो अनऑक्युपाइड स्पेस या एम्प्टी स्पेस कितना हुआ, अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हुआ 100 - 52 हुआ, इसका मतलब कितना 48%। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे इस चीज़ को। वेरी गुड बच्चों, क्लियर, शाबाश। देखिए इसके बाद आप लोग क्या करना चाहोगे, इसके बाद हम चाहेंगे कि बाकी 2 और भी निकाल ली जाए। ठीक है, चलिए तो हमारे नेक्स्ट है, हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे अब किसकी, BCC की। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC बच्चों 2-3 बातें। BCC में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और जो रिलेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल कितना होता है √3a होता है, वो बराबर होता है 4r के। तो बच्चों यहीं से हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू आपकी आएगी √3a/4, कहीं ना कहीं तो पुट करनी पड़ेगी, देखेंगे कहाँ। अब सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की हम वॉल्यूम निकालते हैं।
तो यूनिट सेल की वॉल्यूम देखिए कैसे निकलेगी, हमें कुछ नहीं करना है। यूनिट सेल अगर ए होता क्यूब के जैसे है तो वॉल्यूम होगी ए क्यूब। और बच्चे फिर इसके बाद हम इफ़ेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालेंगे, एटम्स की इफ़ेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। बेटा जेड कितना होता है, बीसीसी में 2 होता है और एक एटम की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चे कुल मिला के आया 8 पाई आर क्यूब बाई 3। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब बच्चों बस यहाँ पे आर की जगह, क्योंकि दोनों को काटना है ना जैसे पहले करा था, तो आर की जगह √3a/4 डाल देंगे बॉडी डायगोनल में। तो 8 पाई बाई 3 और आर की जगह √3a/4 का क्यूब, ये हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो 8 पाई बाई 3 तो सही है। देखिए √3 का क्यूब कितना होगा बेटा, √3 का क्यूब आपका आप मल्टीप्लाई करना 3√3 आएगा, 3√3 आएगा। पॉइंट नहीं है वो डॉट है ना, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप पे आएगा मल्टीप्लाई में 3√3। ओके, देन आप पे ए क्यूब है, ए क्यूब, देन आप पे 4 का क्यूब कितना 64 बच्चे। तो आप ध्यान से देखिए 8 8 जा 64, 3 से 3 कैंसिल। बेटा ऊपर आप पे बचा है √3 के साथ कौन पाई, √3 के साथ पाई और साथ में कितना बच्चे ए क्यूब और नीचे कितना 8, ये बचा। अब आप पे अगर ये दोनों चीज़ें आ गई तो आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी में एटम की वॉल्यूम ऊपर, √3 पाई ए क्यूब बाई 8 ऊपर, √3 पाई ए क्यूब बाई 8 ऊपर, और बच्चे ए क्यूब नीचे, साथ में यहाँ पे 100 और यहाँ पे बच्चे आपका %। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, आपका आया √3/8 है ना, इंटू पाई, साथ में 100 और यहाँ पे आपके लिए %। हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60 कुछ % आएगी, क्योंकि पहले 50 थी अब 60 आएगी। तो बीसीसी में जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो आपकी 68% होगी। चलो यहाँ से भी देख लेते हैं कितनी आ रही है ना, एक बार कैल्सी से। तो कैल्सी से देखेंगे, सबसे पहले हम पे √3 है, √3 मतलब 1.732 इंटू पाई इज़ योर 3.14 इंटू इज़ 100 देन डिवाइडेड बाई 8। तो आपकी लगभग 68% आ रही है और इनका भी लगभग 68% है। तो ये लगभग 68% हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। और आपको पता होना चाहिए कि अनऑक्युपाइड जो स्पेस है वो कैसा आएगा, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, 100 माइनस 68%, तो कुल मिला के आप पे 32% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई बीसीसी की। अब एक काम करते हैं, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के देखते हैं और देखते हैं वो कितनी आ रही है। तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी हम निकालना चाह रहे हैं। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, एफसीसी में जेड की वैल्यू 4 होगी और जो आपका फेस डायगोनल मतलब √2a होगा वो 4r के बराबर होगा। यहाँ से आपकी r की वैल्यू आई √2/4a, √2/4a कहीं तो काम आएगी। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बेटा यूनिट सेल आपका क्यूब होता है तो ये कुल मिला के आया ए क्यूब। अब इफ़ेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम निकाली जाएगी, इफ़ेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, इफ़ेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम कितनी होगी ये निकाली जाएगी। तो बच्चे अगर हम ध्यान से देखें, इफ़ेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम होता है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। जेड आपको पता है यहाँ 4 है और एक एटम की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 4 जा 16 पाई बाई 3 आर क्यूब आ गया आपको। 16 पाई बाई 3 को ऐसे ही रहने दो। बच्चे आप r की वैल्यू देखो कितनी है, √2a/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2a/4 और यहाँ पे चलाएंगे क्यूब, √2a/4 और बाहर कितना क्यूब। तो अगर हम आगे देखें तो ये 16 पाई बाई 3 तो सही है, √2 का क्यूब जैसे अभी 3 का √3 का क्यूब 3√3 था, तो ऐसे √2 का क्यूब आएगा 2√2। बच्चे 4 का क्यूब 64 और a का क्यूब। बच्चों 16 4 जा 64, 2 2 जा 4, तो आप पे कुल मिला के बचा √2, यहाँ पे a क्यूब
नीचे 2 × 3। बच्चों अगर आप और करना चाहो तो √2 को काटेगा तो आप पे कुल मिला के a³ अपॉन, ध्यान से देखिए √2 ने 2 को काटा तो नीचे √2 बचेगा और साथ में कितना है 3 है, तो ये आप पे बचेगा a³/3√2, a³/3√2 बचेगा आप पे। अब इसे ही अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी में यूज़ करें तो पैकिंग एफिशिएंसी आपकी होती है एटॉम या एटॉमिक या इफेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम ऊपर, मतलब a³/3√2 ऐसे, और यूनिट सेल की वॉल्यूम नीचे a³ नीचे और साथ में ऊपर कितना 100 और इधर लगाएंगे परसेंट, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम a³/3√2 नीचे, यूनिट सेल की वॉल्यूम a³ नीचे, 100 ऊपर और परसेंट। a³ से a³ कैंसिल, बच्चे आप पे आया 100/3 साथ में √2 और यहाँ पे परसेंट। ज़रा कैलसी से निकाल के देख लेते हैं 100 ये कितना आएगा 3√2, तो 3 × 1.4 4.2, 100 डिवाइडेड बाई 4.2। कुछ और गलती? √3 तो नहीं है? नहीं, तो सही है। 100 डिवाइडेड बाई 3। फिर कुछ गलती हुई है यहाँ पे, देखना पड़ेगा, है ना, चेक करते हैं। ठीक है, 16/3 πr³ सही है। r की वैल्यू √3a/4, ठीक है। इसका हमने क्यूब करा, 4 4 16 πr³, r³ 2√2 a³ 64 सही है। 16 4 64, 4 2 2 4, तो आप पे √2 a³ ऊपर और 3 2 6 नीचे, इससे ये कटेगा तो √2 × 3 आ गया। अब वॉल्यूम a³/3√2 × 100 अपॉन a³, हाँ सब तो सही है। बस एक बार ये चेक करना कि पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 74% आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो एक और बार इसे देखेंगे। और अनऑक्युपाइड जो स्पेस है, अनऑक्युपाइड स्पेस, वो आप पे बच्चे आ जाएगा 100 - 74%, मतलब कितना, हिसाब से 26%, ठीक है। ये है, ऐसे ही करते रहो। थैंक यू।